नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हाँ, आपने सही देखा। ये जो थंबनेल है आपका, आपने सही देखा। ये आपका जो पूरा पेडागोजी होता है 75 नंबर का आपके सीटेट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, ये आपका जो पेडागोजी होता है उसकी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं ये आधार होती हैं। किसका आधार होती हैं? आपके 75 नंबर का जो पेडागोजी होता है। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं आपको वही टॉपिक्स लाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और ये सारे आपके शिक्षण विधियाँ हैं, आपके हर क्वेश्चन में दिखाई देंगी और आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और ये आप लोग इसको हिंदी में पढ़ते समय इंग्लिश में भी थिंकिंग करिएगा। जब हम आपको इंग्लिश का पेडागोजी पढ़ाएंगे तो हिंदी में भी थिंकिंग करिएगा। जो संस्कृत वाले हैं इसको संस्कृत में भी लीजिएगा। मीन्स कि ये हर लैंग्वेज में सेम पेडागोजी काम आएगी। ये साइको में भी, ईवीएस में भी, जूनियर के सोशल साइंस में भी और मैथ साइंस में भी सेम पेडागोजी और सेम शिक्षण विधियाँ काम आने वाली हैं। इसीलिए इसको हमने स्पेशल बताया कि हर जगह काम आएगी। मीन्स कि आपका फिर जब दोबारा वो सब टॉपिक में हम पेडागोजी पढ़ाएंगे या किसी कारणवश हम नहीं पढ़ा पाते हैं तो आपको ये वहाँ पे भी हेल्प करेंगी। ठीक है। आप लोग बस इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाते जाइए और बस हमारी क्लासेस को अटेंड करते जाइए। ठीक है साथियों, मतलब एक क्लास से आपके सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरा पीपीटी देखिए, क्लास लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ हमने वाकई में मेहनत किया है तो प्लीज़ कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब और व्हाट एवर यू वांट। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में आप लोग क्या पहले पढ़ोगे? शिक्षण विधियाँ, पहले ये आप समझ लो शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। शिक्षण विधियाँ दोस्तों वो होती हैं कि हम लोग बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब उनका शिक्षण हम किस तरह से कराने वाले हैं, जो हम मेथड का अप्लाई करेंगे, जो हम जिस एक्टिविटी का हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं शिक्षण विधियाँ। अब ये कई टाइप से होती हैं। अब किसी बच्चे को पढ़ाने का मल्टीपल टाइप हो सकता है जिससे वो बेहतर समझ सके। एक्चुअली कोई बच्चा खेल से समझ जाएगा, कोई प्रोजेक्ट से समझ जाएगा, किसी को समस्या दे दोगे, किसी को आप अन्वेषण करने को दे दोगे, किसी को आप आगमन विधि से। अब आपको कहोगे ये क्या है, हम सारी चीज़ें आपको अब बताने वाले हैं आगे। मीन्स कि एक बच्चा दूसरे टाइप से सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही टाइप से सीखें। तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। किस चीज़ का? टीचिंग मेथड मीन्स शिक्षण की विधियाँ की। तो आइए हम लोग शुरुआत करें कि व्हाट इज़ शिक्षण विधिया, मतलब व्हाट इज़ टीचिंग मेथड। पहला है समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग बच्चों को पहले एक समस्या दे देते हैं। क्या दे देते हैं बच्चों को? हम लोग पहले उसको एक समस्या देते हैं। ठीक। तो हम जब उसको कोई समस्या दी, जैसे हमने उसको कह दिया कि जाओ और अपने आस पड़ोस में जो 5 पालतू जानवर हैं उनके बारे में पता करके आओ। छोटा बच्चा है, जाएगा खुद, मतलब उसके दिमाग में आएगा, वो जाएगा उसके बारे में पता करेगा, सोचेगा। 2 या 3 वो मान लीजिए बिल्ली जान गया, कुत्ता जान गया, उसके बाद उसको नहीं मालूम है, नहीं ध्यान दे रहा है, तो फिर वो पता करने की कोशिश करेगा, किसी से पूछेगा। इस तरह से उसको जानकारी होगी। मान लीजिए वो घोड़ा का, बैल का, गाय का, तो इस तरह से उसको पता चलेगा और वो आएगा। हम मतलब बच्चों को एक समस्या देंगे और वो क्या करेगा, उसका वो खुद समाधान खोजता है। और इसमें हम लोग उसको एक हिंट देंगे। वही हिंट हो गया कि कोई पालतू जानवर का पता करके आओ। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए। अब हमने कहा था कि वो तो था आपका पेडागोजिकल लेवल कि क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेगा। अब देखिए इसको किसी पेपर में इसको या सीटेट के भी प्रीवियस ईयर है, इसके स्टेप बना देता है। इसको क्या कर देगा, इसके स्टेप बना देगा और आपको इसके स्टेप के अकॉर्डिंग आपको वो करना होता है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमने कहा कि अब हम इसको चरणों में बताएंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन आता है। ये आपको क्या करेगा ना दोस्तों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। ये देखिए हमने इसको 5 चरण लिखा है ना, इसको ये उलट पुलट देगा। क्या कर देगा? उलट पुलट के कहेगा कि सीक्वेंसली इसको आप बताइए। तो आपको इसको सीक्वेंसली बताना पड़ेगा। आप रटिए नहीं, हमारे साथ बस सोचिए, जैसे हम बता रहे हैं बस आप सोचिए। देखिए हमने कहा एक बच्चे को हमने अप्लाई किया, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कहा कि उसको एक समस्या दिया। मान लीजिए एज ए टीचर आप अपने आप को रखो, उसके बाद सोचो कि आपको कोई समस्या का समाधान करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप पहले पता करते हो कि बताओ बेटा तुम्हारी समस्या क्या है। तो पहले आप समस्या को चुनते हो सकता है उसके पास 20 समस्या हो, तो सबके पास अलग अलग होती है ना, उसके पास 20 हो। अब उसमें से आप कोई एक ही 2 कर सकते हो, तो एक बार में एक ही करोगे ना। तब आप पूछोगे बताओ बेटा समस्या क्या है। तो आपने पहले समस्या को चुना, आपने किसी एक समस्या को बताया, आपने उसको सिलेक्ट किया। ठीक। अब आपने उसके समस्या का कारण का पता लगाओगे कि ये समस्या क्यों है,
अकॉर्डिंग टू ए साइकोलॉजिस्ट, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट, अच्छे टीचर या अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो, आप कहीं भी जाओगे, आप किसी भी साइको के पास जाओगे तो पहले वो आपको समस्या पूछेगा, फिर उसका कारण पता करेगा, ठीक। अब देखिए, अब उस समस्या से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? समस्या से रिलेटेड आप एक उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, और फिर क्या करोगे, जब आपने सारी चीज़ें कर लिया तब आप उसको सॉल्व करोगे, समस्या का समाधान कर दोगे। अब उस समस्या का समाधान हो गया, अब आप उसका क्या करोगे, व्यवहारिक प्रयोग करोगे। मतलब अब सारी चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई, तब उसका आप प्रयोग में ला दिए। समझ रहे हो ना कि पहले समस्या को चुनेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों ये हुआ, फिर उसको क्या करेंगे, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके हमको समाधान कर देंगे, और लास्ट में उसका अप्लाई कर देंगे। बिना अप्लाई का तो फिर वो क्या फ़ायदा सॉल्व हुए? आप इतना पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट ना निकले, अब मतलब रिजल्ट ही निकल गया, आपने नौकरी नहीं लिया, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़े हुए? मीन्स कि कुछ उसका यूटिलाइज, या फिर आप सोशल वर्कर बनो, या फिर आप कोई सर्विस करो, आपने कोई भी स्किल सीखी, तो फिर उस स्किल का फ़ायदा क्या कि आपने इनपुट तो दिया, आपको आउटपुट ही ना मिला। समझ गए? थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, ये आपको समझाने वाली चीज़ थी, इसलिए ज़्यादा टाइम लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है प्रोजेक्ट वीडियो, हमने अभी आपको इसके बारे में जिक्र किया था, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको तो सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक होते हैं किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, एकदम याद रहना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, ठीक। अगर ना याद हो तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी प है, ध्यान दीजिए, इसमें भी प है, और आपका यहाँ पे भी प है, सॉरी, पैट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक। कैसे भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक। अब देखिए, प्रोजेक्ट मीन्स क्या होता है कि हमने किसी, आपने सुना होगा ना कि इस प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है, उस प्रोजेक्ट पर वर्क हो रहा है, उसी तरह से एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के हम लोग बच्चों को देते हैं। प्रोजेक्ट का मीन्स उसको हम लोग वैसा एक काम दे देते हैं, एक वर्क दे देते हैं कि इसको आपको पूरा करना है, ठीक। अब वो पूरा करने के लिए हम लोग उसको काम देंगे, और बच्चा क्या होगा, अब वो समाज में जाएगा, दोस्त मिलेगा, वो लोग ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग करके वो लोग क्या करेंगे, उसको मतलब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा इससे, ध्यान दीजिए, देखिए, यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देता, मतलब बच्चा जाएगा समाज में, हमने उससे पूछ लिया कि जाओ और पता करो बाबू कि आपके यहाँ जो जल प्रबंधन के बारे में पता कर लो, कि आपके यहाँ जो जल है, नल है, या जो भी सड़कें वगैरह हैं उसके बारे में, या किसी भी पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लो, तो जाएगा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। तो वो क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, या फिर पीयर ग्रुप से पता करेगा, ठीक। अब उससे उसका क्या होगा, समाजीकरण होगा, और उससे क्या होगा, उसको खुद का अनुभव होगा। तो यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। एक एक पॉइंट दिमाग में आ जाएगा, एकदम ध्यान दीजिए आप लोग इस पर, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, एकदम समझाने के लिए इतना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है। नहीं तो ये बहुत लोग होते हैं ना, छोटा टॉपिक बस बोल देंगे ये अनुभव केंद्रित, ये समाजीकरण, नहीं, समझिए की कोशिश करिए, ये आपको कंसेप्ट डेवलप करा रहे हैं हम। देखिए, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। हमने कहा ना कि अब आपने बोल दिया, अब वो क्लास में बंधा हुआ नहीं है, अब वो गया बाहर समाज से, अपने हिसाब से वो पता करेगा, ठीक। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, और अपने जो उसकी जो समस्या होगी ना, वो अपने विचार बनाएगा, अपने थॉट बनाएगा। किसी पेड़ के बारे में आपने बताया, वो खुद का अपना थॉट डेवलप करेगा। हो सकता है आप उसके बारे में, उस पेड़ के बारे में बहुत कुछ जानते हो सकता है उसका अपना अलग स्कीमा या थॉट बनाकर, ये सब भी स्कीमा भी आपको हम बताएंगे पियाजे कॉन्सेप्ट में, ठीक। मतलब वो अपना एक थॉट लेकर आए, ठीक। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत प्रकार करती है, मीन्स कि वास्तविक जीवन को दैनिक जीवन से आपने उसको जोड़ दिया, समाज में गया, और यह विधि उसके वास्तविकता पर काम कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही एक टफ क्वेश्चन इसको लोग बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत आसान है। देखिए, इसमें लिखा है चंकिंग, खंडीकरण। इसमें बच्चों को कंसेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। मीन्स कि अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ रहा है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको समझाना है, तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ कर समझाएंगे। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, हमने पेड़ का ही एग्जाम्पल लिया, वो पूरे पेड़ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है, तो हम उसको तोड़ेंगे। बेटा ये डॉल है, मतलब उसकी जो ब्रांचेज है, शाखा है, बेटा ये लिप्स है, पत्तियां हैं, ये है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा। तो उसको, या फिर अगर हम कुछ सिंपल से कोई चीज़ें याद कराना चाहें, उसको टेबल याद कराना चाहें, तो लोग रटवाते हैं। तो हाँ, तो छोटे लेवल पे पहाड़े को उसको, मतलब एक दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि क्यों रटवाया जाता है, ठीक। जबकि एनसीएफ में ये मना है, लेकिन हम बताएंगे क्यों रटवाया जाता है, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि उसको तोड़कर, मान लीजिए किसी का मोबाइल, एग्जाम्पल देखिए, किसी का मोबाइल का नंबर याद करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम लोग कैसे याद करते हैं, अब किसी का नंबर है तब 88, फिर आप लोग 96, फिर 45, ऐसे करके टुकड़ों में तोड़ कर, काफ़ी लोग नहीं करते कि 88
ऐसे नहीं करते हैं 8 8 4 5 6, ऐसे नहीं, टुकड़ों में या तो 2 नंबर का ग्रुपिंग या 3 नंबर का, मतलब खंडीकरण उसको तोड़ तोड़ करके ग्रुप में बांट बांट करके हम लोग याद कराते हैं, उसको समझा देते हैं। ठीक है, आगे अनुकरण विधि। इसमें देखिए बालक अनुकरण का मतलब देखिए अनुकरण, करण मतलब करता, अनु मतलब किसी का देख करके, मतलब आपने जो किया उसको देख करके वो एक्टिविटी करता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। मीन्स आपको देख करके वो काम करेगा तो अनुकरण। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना पढ़ना व रचना करना सीखता है। हमने आपको अवस्थाओं में ही भी बताया था कि वो क्या करता है, बच्चा आपके घर में भी है वो अनुकरण करता है, और ये स्कूल में आता है तो अनुकरण करता है। हम लोग जैसे वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या किसी बोर्ड पे जैसे लिखते हैं, बच्चा वैसे देखेगा, वैसे सीखेगा और उसी तरह से वो करेगा। हमने जिस लेटर, जिस फ़ॉन्ट में स्मॉल कैपिटल लिखा, हमने जिस तरह से लिखवाया, समझाया, पढ़ाया, वो वैसी तरह से समझ समझ के लिखता है। तो यह भी अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये हो गया आपका विश्लेषण विधि। ये ध्यान दीजिएगा, एक होता है एनालिसिस और एक होता है सिंथेटिक। तो एनालिसिस का मतलब देखिए विश्लेषण, देखिए मिनोमिक्स बनाइए, इसका समझने की कोशिश करिए। मतलब बी से विश्लेषण और बी से विखंडन, ऐसे विश्लेषण विखंडन, विश्लेषण विखंडन मतलब खंड तोड़ देंगे। ठीक है, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट कर उसका अध्ययन कर उसका समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए, हमने एक कैलकुलेशन का सवाल दिया जिसमें प्लस माइनस और क्या बोला जाता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन चारों है, और हो सकता है कोष्टक भी लगा हो, ब्रैकेट भी लगा हो। अब क्या करेंगे, हम उसको एक वो लोग एज ए होल देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक, अब एज ए होल देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको बोलेंगे बेटा बोर्ड मास का रूल होता है, पहले आप उसको तोड़ो। कैसे? पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, बी से ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर एम से मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, और फिर प्लस या माइनस में से कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग उसको टुकड़ों में तोड़े, फिर उसने छोटे छोटे खंड किए और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर? वही होता है कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे में बांट कर उसका अध्ययन करना। ठीक, और संश्लेषण में क्या होता है कि जब उसने उसको सॉल्व कर लिया तो फिर वो समराइज करके उसको बड़े रूप में कर लेगा। ठीक, मीन्स कि पहले समस्या को छोटे में तोड़ देंगे विश्लेषण, फिर जब उसको सॉल्व करके उसको फिर वापस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा संश्लेषण। मतलब कोई फिगर ही दे दिया गया उसको समझाने के लिए, तो पहले उसको टुकड़ों में तोड़ दिए विश्लेषण। अब कहेंगे बेटा इस फिगर को अकॉर्डिंग टू इसके साइज़ के, इसके शेप के, किस तरह से ये दिखती है, ये गाय कैसे दिखती है, ये इंसान कैसे दिखता है, उसको आप जोड़ो तो वो उसी चीज़ को उसी जगह पे जोड़ेगा जहाँ पे वो फिट बैठे, जहाँ पे मतलब पेड़ का ही जड़ है, जड़ को तो वो क्या बोला जाता है शिखर पे रखेगा नहीं, तो जोड़ करके उसको विश्लेषण वाले कंसेप्ट पूरे होते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए समस्या को, हाँ ये सारी चीज़ें हम बता ही दिए। अब इसमें एक फैक्चुअल चीज़ आता है कि इस विधि का प्रयोग ज्योमेट्री में किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन बने कि 4 ऑप्शन दे दे कि किस विधि का प्रयोग ज्योमेट्री में किया जाता है, तो संश्लेषण का प्रयोग ज्योमेट्री में किया जाता है। क्लियर? अब अप्लाई करके देख लीजिए ना कि कैसे हम लोग ज्योमेट्री का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम संश्लेषण करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए, मीन्स प्रत्यक्ष विधि का मीन्स ये होता है डायरेक्ट मेथड। देखिए आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी क्लियर करते जाइए। डायरेक्ट का मतलब इसमें बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, मीन्स कि अगर हम लोग मान लें हम लोग बाइलिंगुअल मेथड पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश पढ़ाना है तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करके कि थैंक यू मतलब धन्यवाद, ठीक, एप्पल मतलब सेव, फिर ये प्रॉब्लम मतलब समस्या। अभी हमने बताया ना इसमें डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मतलब ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विधि जो होता है इसमें हम लोग कोई दूसरा लैंग्वेज लाने ही नहीं देते हैं, ना ही उनकी मातृभाषा लाते हैं, ना ही कोई अदर लैंग्वेज लाते हैं। हम लोग डायरेक्ट उसी भाषा में पढ़ाते हैं। ठीक, मतलब अगर इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश में ही पढ़ो, तुम आपको समझ में आए नहीं आए हम बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, उसी के वर्ड याद कराएंगे, मतलब उस भाषा को
उसी भाषा में सिखाना। मतलब हमने कहा थैंक यू, तो आपको उसका ट्रांसलेशन धन्यवाद नहीं करना है। थैंक यू को आप समझ लो कि थैंक यू का मीन्स होता है किसी को आभार करना, मतलब अपने मन में कि थैंक यू करना, मतलब उसने हमें कुछ अच्छा किया, हम उसे थैंक यू बोल दिए। मीन्स को उसको उसी भाषा में समझो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझो, उसको समस्या मत समझो, मतलब समस्या में ट्रांसलेट ना करो। मतलब इसी तरह से पेड़ को ट्री समझो, उसको ट्रांसलेट ना करिए, उसको डायरेक्ट वैसे ही समझते चले जाइए कि दैट इज़ प्रोडक्ट, दैट इज, मतलब उसको ये नहीं समझाना पड़े कि वाटर मीन्स पानी, मतलब वो उसी भाषा में समझे, धीरे 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 वो समझ जाएगा। इसका एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है इंग्लिश में भी कि इसका किसने डेवलप किया था, तो डॉक्टर वेस्ट थे। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट डायरेक्ट मेथड। आप लोग इस विधि को, इन सारी विधियों को इंग्लिश में भी पाओगे, हिंदी में भी पाओगे, ईवीएस में भी पाओगे, पेडागोजी में हर जगह पाओगे। ठीक है, आगे बढ़िए। हमने सारी चीज़ें बता दी कि ना क्षेत्रीय भाषा ना मातृभाषा कोई नहीं, इसको प्राकृतिक रूप से हम लोग सिखाते हैं, उसी एनवायरनमेंट डालेंगे, वही एनवायरनमेंट रहेगा उसमें। इसमें तो पनिश तक किया जाता है कि अगर आपने वो सहारा लिया ना किसी भाषा का तो पनिश किया जाएगा। आपको वो वर्ड बोलने ही नहीं है, ना बोलने है तो बार बार उसी वर्ड को रिपीट करो, लेकिन सेम लैंग्वेज रिपीट करो, दूसरा लैंग्वेज नहीं लो। ठीक, पहले टीचर बोलेगा, फिर बालक पीछे से उसका वाचन सुन करके उसका सेम वाचन करेंगे। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे उसका शुद्ध उच्चारण वो लोग करते जाते हैं। तो इसमें इस विधि को उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो इसको शुद्ध विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें हमको ट्रांसलेट करना नहीं है, हमें प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन ही समझना है। प्रोनाउंसिएशन का मीन्स उच्चारण नहीं समझना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। देखिए, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इस विधि में, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य का विषय की व्याख्या की जाती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, व्याख्यान विधि मतलब कि हम बैठे हैं, कोई लेक्चर है, हम क्लास में, मान लीजिए इतिहास का, ये इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रयोग भी होता है, तो इतिहास का क्लास चल रही है, हम बैठे हैं और पूरा हमने आधुनिक भारत वैसे ही पढ़ा दिया, व्याख्या कर दी, किताब उठाए, धड़ 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 पढ़ाते चले गए। मतलब बच्चा उसमें क्या है, निष्क्रिय है, और टीचर क्या है, सक्रिय है। ध्यान दीजिए, अब प्राचीन में भी क्या होता था कि जब जो हमारे वैदिक काल में जब लेखन उखन की परंपरा पहले प्राचीन काल में नहीं थी, तो ऐसे ही विद्यार्थियों को बैठा करके उनको कंठस्थ करा दिया जाता था, कंठस्थ करा दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, बच्चे बैठ करके, लिखने उखने की परंपरा उस समय ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो क्या करते थे, उसको वैसे जैसे ही सुने वैसे ही वो लोग उसको रट के समझ लिए। तो इसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है, बच्चा जो होता है पैसिव होता है। ठीक है, इसलिए इसको शिक्षण केंद्रित विधि मानी जाती है, और इससे मेमोरी लेवल चेक किया जाता है कि तुमने कल पढ़ा क्या, कितना याद है, उसको हमें सुनाओ, बताओ। इससे मेमोरी लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट कंटेंट है, विषय वस्तु, उस पर वर्क किया जाता है। ये है आपका प्रोजेक्टिविटी, ये हम बता चुके हैं आपको। ये आपका आगमन विधि। देखिए, ये इतना इजी है, इससे क्वेश्चन देखिए बनते ही बनते हैं। आगमन और निगमन से क्वेश्चन बनना पूरा तय है। इसको कहेंगे इंडक्टिव मेथड। इसमें कि इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मीन्स क्या हुआ, आगमन, आगमन का मतलब समझिए, अ लिखा है ना, ये अ लिखा है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अ, तो इसको आगे देखिए उ टाइप का बना है ना, तो इसको उदाहरण मान लीजिए। ट्रिक यही है, एक उदाहरण। ठीक, क्लियर? इसको हम लोग उदाहरण समझेंगे। कैसे? देखिए, सीधे बच्चों को हम उदाहरण देंगे। ठीक, उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे। पहले जब वो समझ जाएगा ना, तो जब सारे एग्जाम्पल देंगे, बार बार एग्जाम्पल देंगे, बार बार समझाएंगे, तरह तरह की चीज़ें समझाएंगे, बच्चा जब समझेगा, जब एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, तो फिर उसको हम लोग नियम की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में पहले पूरा डिटेल बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, और फिर उसको हम लोग उसको नियम की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है आगमन। आगमन हुआ इस चीज़ का। ठीक है, मतलब पहले बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करा दीजिए, वो चीज़ का बहुत प्रैक्टिकल दे दीजिए, उसके बाद उसको आप रूल पे ले जाइए। तो इससे क्या होगा, उसको सीख जाएगा। तो यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को पूरा समझा दिया गया एग्जाम्पल के थ्रू, फिर उसको नियम बताया गया। इससे उन पर बोझ नहीं लगता है, और ये प्राथमिक क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। निचले स्तर के क्लासों के लिए ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हायर क्लासों में इसका यूज कम क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हायर क्लास में निगमन विधि ज़्यादा चलती है। और क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल टू रूल जाने से क्या होता है कि टाइम टेकन बहुत हो जाता है। कई एग्जाम्पल देने के बाद एक रूल बताना, तो इससे टाइम बहुत जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल ही चाहिए, इसलिए हम लोग प्राइमरी लेवल में इसी का यूज करते हैं। इस विधि पे तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल मतलब होता है बड़ा, मतलब कोई बड़ी चीज़ बताएंगे। हमने बताया ना, जैसे कि
स्थूल कोई चीज़ बड़ी होती है उसको हम लोग सूक्ष्म रूप देते हैं, कोई चीज़ बड़ी होती है उसको हम लोग सूक्ष्म रूप में बताते हैं। पहले कोई बड़ा पेड़ है उसको हम लोग पहले बड़ा बताएंगे कि पेड़ है, फिर जब उसके हम लोग घटकों के बारे में बताने लगेंगे कि भाई देखो बड़ा ये पेड़ है, फिर इसको छोटे खंडों में बताएंगे, सूक्ष्म की तरफ धीरे धीरे लेकर जाएंगे कि पत्ती होती है, ये ब्रांचेज होती है, ये जड़ होता है, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो एग्जाम्पल को मतलब उदाहरण को कभी भी विशिष्ट माना जाता है क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से समझनी है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब पहले विशिष्ट चीज़ें, उदाहरण क्या है वो विशिष्ट और रूल क्या हो गया सामान्य। यहाँ पे सात नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ज्ञात। क्लियर, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब जो चीज़ उसको हम पता है, ज्ञात है, मतलब हमने उसको दिखाया, कोई चीज़ का हमने एक सेव दिखाया, ठीक, या फिर कोई चीज़ पानी दिखाया, पानी को समझा, उसको ज्ञात है उसके बारे में, फिर उसके हम अज्ञात की तरफ ले जाएंगे कि देखो इसको हम लोग गैस के फॉर्म में भी ला सकते हैं, तो गैस उसके लिए अज्ञात है क्योंकि वो देखा नहीं है, तो इसलिए उसको क्या हो जाएगा, वो अज्ञात हो जाएगा, ठीक। मूर्त से अमूर्त की ओर, अब जो चीज़ें उसने देखी है, जैसे ज्ञात से ही था ना कि पानी को उसने देखा है तो मूर्त है, और अमूर्त क्या होगा, मूर्त चीज़ें होती है कि पानी आपने देखा और वो अमूर्त की तरफ, मतलब गैस का जो फॉर्म है वो अमूर्त की तरफ चला जाएगा। तो ये जुड़ के भी क्वेश्चन आता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर को और कौन सा बता बोल सकते हैं सूत्र या फिर विधि, तो मूर्त से अमूर्त बोलते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो प्रत्यक्ष है उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया और फिर उसको हम लोग प्रमाण की तरफ उसको लेकर चले गए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें क्लियर हुई आगमन वाली। अब बची आपकी निगमन वाली। ये रहा आपका निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों कि हमने आपको बता दिया ना कि जैसे जैसे आगमन विधि में जो हुआ है ठीक है उसका उल्टा होता है। उसमें था उदाहरण से नियम, इसमें होगा नियम से उदाहरण, इसलिए इसको बड़े क्लासों में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले बच्चों को क्या है, किस चीज़ का ज्ञान, नियमों का ज्ञान दिया जाएगा, उसके पश्चात उदाहरण का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है, उसमें था ना आगमन में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, इसमें है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, उसमें था उदाहरण से नियम की ओर, इसमें है नियम से उदाहरण की ओर, उसमें था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसमें था विशिष्ट से सामान्य को, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर। मीन्स की जो नियम होते हैं वो सामान्य होंगे और जो उदाहरण थे वो विशिष्ट हो जाएंगे। इस उसमें था ज्ञात से अज्ञात, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्लियर, अज्ञात से ज्ञात, इसको आप लोग सही कर लेना, ओके। तो यही था हमारा, सारी शिक्षण विधियाँ विदिन 21-22 मिनट करा पाना दोस्तों बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने कोशिश किया कि आप लोग बेहतर समझ पाएँ और बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएँ, ठीक है। इसका आपको एग्ज़ाम में ये इतना बेनिफिट दिखेगा, इतना बेनिफिट दिखेगा कि आप लोग खुद कहोगे कि हमने क्या चीज़ पढ़ा था। जो नए हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है और जिन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं क्लास को। और इसको आप लोग दोस्तों इस तरह से पढ़ना कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ना, मतलब हिंदी में भी सेम फैक्ट है, इंग्लिश में भी सेम फैक्ट है। जब हम इंग्लिश का पेडागोजी आपको बताएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्प करेंगी। तो कोशिश करिएगा कि इसको उस तरह से समझें कि इसकी चीज़ों को वहाँ यूटिलाइज करें, वहाँ पे भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल से रूल वही था ना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, तीन चीज़ों को ये वहाँ पर भी अप्लाई होगी, हर सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमको भी लगे कि कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, जब मोटिवेशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो तब बताएंगे कि क्यों मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्या नीड होती है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं क्लास को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।